ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए जरा, लास्ट क्लास में ना मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल से फील्ड निकालना सिखाया था। कितनी जगहों पे? दो जगहों पे, एक एक्सियल पॉइंट के ऊपर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब हमने जो कल की क्लास में फील्ड के कैलकुलेशन करके के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल से, एक एक्सियल लाइन के ऊपर और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, वो वाली डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए थे, आपने वहां से उसे देख लिया होगा। अब आज हम ना उसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। उन न्यूमेरिकल्स को आप एक बार घर पे करके देखना, अगर आपसे हो रहे हैं इसका मतलब आप ठीक ठाक चीजें आपको समझ में आ रही है और आप चीजों को सही से समझ पा रहे हैं। देखिए, अब इसके आगे की बात करता हूँ। क्या? अब जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है कंपैरिजन। मैं अब आप लोगों के सामने कंपेयर करने वाला हूं कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डाइपोल किस जगह पर ज्यादा फील्ड बनाता है और किस जगह पर कम फील्ड बनाता है। तो देखिए जरा, आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक ही यही है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल? जो कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब छोटे डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कल के क्लास में अगर आपको ध्यान हो, जो आपको मैंने पढ़ाया था कि मान लीजिए ये आपके पास आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस तरफ आपके पास माइनस का क्यू चार्ज है और इस तरफ आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। और इस डाइपोल का सेंटर आप लोगों के पास कौन सा था? O। और अगर मैं इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो आप इसे बोलते थे एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन पर मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है P, और इसी के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो हम इसे बोलते थे इक्वेटोरियल लाइन। और मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन पर आपके पास एक और पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं P डैश। मान लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है? R, और इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? दिस इज R। तो इस पॉइंट को बोलते थे एक्सियल पॉइंट और इसे बोलते थे इक्वेटोरियल पॉइंट, या यूं कहिए ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और इसे आप कहेंगे ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर जो फील्ड मैंने निकाली थी वो फील्ड आखिर कितनी निकाली थी कल? किसके लिए निकाल रहा हूँ? ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, छोटे डाइपोल्स के लिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is 2p upon r का cube. This is the electric field on the axial line of the dipole for a short dipole. इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is p upon r का क्यूब। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, मगर ये इक्वेटोरियल पर और ये एक्सियल पर। अब दोनों को ई से ना रिप्रेजेंट करने के बजाय इसको लिख देता हूँ ई ए। ए का मतलब है एक्सियल लाइन पर फील्ड, और यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ दैट इज ई क्यू। क्यू का मतलब है इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड। चलिए अब जरा दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। तो मैं इनका अगर कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो मैंने एक काम किया कि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उठाया और इक्वेटोरियल लाइन पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया। एक्सियल लाइन पर जो फील्ड बनती है वो ये रही आप लोगों के सामने, मैंने इसे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2p अपॉन r क्यूब एज इट इज। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो बन रही है वो भी कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p अपॉन r क्यूब। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, p अपॉन r क्यूब से p अपॉन r क्यूब कैंसिल। आपका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 2। तो आप अगर इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सियल लाइन की फील्ड को अगर इक्वेटोरियल लाइन की फील्ड के साथ इसका रेशियो निकाला जाए तो इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है दैट इज 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल की फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल की फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो होता है 2:1, यानी कि ये रेशियो आप लोगों के सामने गिरा। आप अगर इसे चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा EA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल लाइन के ऊपर शॉर्ट डाइपोल से जो फील्ड बनती है वो दुगनी बनती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल फील्ड। इसका मतलब इक्वेटोरियल फील्ड के ऊपर जितनी फील्ड बनती है उससे दुगनी फील्ड बनती है किसके ऊपर? एक्सियल लाइन के ऊपर। अब एक बात सुनिए ध्यान, आप लोगों को एक चीज पहले से ही पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जिस जगह फील्ड ज्यादा उस जगह फोर्स ज्यादा, जिस जगह फील्ड कम उस जगह फोर्स कम, और जिस जगह फील्ड जीरो उस जगह फोर्स भी जीरो।
इसका मतलब जिस जगह फील्ड दुगनी होगी उस जगह फोर्स भी कैसा होगा, दुगना। मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड जो होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल लाइन पर अगर आप किसी चार्ज को रखते हो और उससे, सॉरी, इक्वेटोरियल लाइन पे रखते हो और उससे उठा करके अगर एक्सियल लाइन पे ला करके रख देते हो, तो जाहिर सी बात है जितना फोर्स यहाँ लगेगा ना, यहाँ पर लाके रखने पर उसका दुगना फोर्स यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे सवाल वाइवा में कई बार टीचर पूछते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन पर एफ फोर्स लग रहा है और अगर मैं उसी चार्ज पार्टिकल को इसी शॉर्ट डाइपोल के एक्सियल लाइन पे लाके रख दूं, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो आपका आंसर होगा कि वो फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन एंड द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटर जल्दी से, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर आज की अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इससे मैं रब कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना भाई सभी लोग। ओके, एक चीज और, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि एक्सियल लाइन, अच्छा ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये वाला चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन के ऊपर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो भी वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो वही होती है जो डायरेक्शन किसकी होती है, हमारे इस डाइपोल मोमेंट की। मगर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो होती है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इसका मतलब इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि इसकी फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और इसकी फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होती है। ये बातें उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की है और लास्ट क्लास की सारी चीजों को पढ़ करके आए हैं आज की क्लास। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दें। तो मैं आप लोगों को पिछली क्लास में जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वहां पर हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। नंबर एक, पहला केस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। और अब जो केस में डिस्कस, और दूसरा जो केस हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं डिस्कस कर, मान लीजिए मुझसे ये कहा जाए कि भाई ये आपके पास एक डाइपोल है, आपको इस डाइपोल से ना किसी भी जगह पर फील्ड निकालनी है। ऐसा नहीं है कि अब वो पॉइंट एक्सियल पर है या पॉइंट वो इक्वेटोरियल पर है। किसी ने भी बोल दिया कि आप एक काम करो, एक ये डाइपोल है, इस डाइपोल से इस डायरेक्शन में 15 मीटर की दूरी पर बताओ कितनी फील्ड बनेगी। इसका मतलब जो अगला केस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी डाइपोल से, किसी भी शॉर्ट डाइपोल से अपनी मनमर्जी के या किसी भी दिए हुए पॉइंट के ऊपर फील्ड कैसे निकाली जाएगी, चाहे वो पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में हो, कैसा भी रहेगा। अब सुनते जाइए, आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वो पॉइंट इक्वेटोरियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक्सियल पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर हो सकता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो। सुनिए इसे भाई थोड़ा ध्यान से और तसल्ली से समझिएगा, ठीक है। इसके अंदर पुरानी जो दो डेरिवेशन है उन दोनों का यूज होगा। देखिए, हम ये जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए, एक छोटे डाइपोल के लिए। मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरीके से लेट कर लिया, सपोज कर लीजिए ये रहा मेरे पास मेरा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, ढंग से समझिएगा इस चीज को। ये रहा हमारा शॉर्ट डाइपोल। इस शॉर्ट डाइपोल का अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p है। मैंने इस डाइपोल का एक नाम रख दिया, सपोज कर लीजिए दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, और ये o जो पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब मुझसे किसी ने कहा कि भाई इस शॉर्ट डाइपोल से बताना जरा कितनी फील्ड इंटेंसिटी बनेगी किसी एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट पर। ऑर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ऐसे ही वो वाला पॉइंट ये रहा, दिस पॉइंट इज p, बताओ यहाँ पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी बनेगी इस डाइपोल से। अब मैं ये भी तो पूछूंगा कि पहले ये बताओ कि भाई ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। आपने बोला सर ये पॉइंट जहां पर आपको फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का
सपोज कर लीजिए दिस डिस्टेंस इज आर, आर डिस्टेंस पर बताओ फील्ड कितनी आ रही है। अब आपको आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी तो है, लेकिन एक बात सुनो, मैं अगर तुम्हें कहूं कि इस डाइपोल से 10 मीटर दूर फील्ड निकालो, तो 10 मीटर दूर बात तो समझ में आ रही है कि सेंटर से 10 मीटर दूर, लेकिन 10 मीटर दूर कहाँ की तरफ? क्या सेंटर से 10 मीटर ऊपर फील्ड निकालनी है, सेंटर से 10 मीटर नीचे फील्ड निकालनी है, सेंटर से 10 मीटर इधर फील्ड निकालनी है, सेंटर से 10 मीटर इस साइड पे निकालनी है, किस तरफ 10 मीटर, ये डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी ना आपको। अगर कोई मुझे बोल दे चलो इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे फील्ड निकालो, तो मैं आर डिस्टेंस तो समझ गया कि इतनी दूर निकालनी है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि किस डायरेक्शन में निकालनी है? इसलिए ना टीचर आप लोगों को ये वाला एंगल भी बताएंगे, अगर ये एंगल नहीं पता चलेगा तो आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आर डिस्टेंस की दूरी पर और कितने एंगल पर? थीटा एंगल। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप समझ जाओगे अच्छा पी पॉइंट यहाँ पे ये वाला एंगल 30 है। और अगर मैं बोलूं नहीं थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो आप समझ जाएंगे पी पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ से उठा करके यहाँ ले आइए, तब जाकर के ये वाला एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। इट मीन्स दैट कि ये एंगल आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और ये आर बताएगा कि आपको जहां फील्ड निकालनी है वो फील्ड वाला पॉइंट आपके डाइपोल से कितनी दूरी पर है, या फिर वो कितना ज्यादा पास है। इसलिए आपको ये आर दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा, और डाइपोल से रिलेटेड चीजें दी जाएगी, या तो उसका डाइपोल मोमेंट देंगे या फिर उसका चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आखिर पी पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं इस चीज की फील्ड को। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, मैं आप लोगों को ना, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 11th क्लास में ना प्रॉब्लम थी कुछ, तो उन्हें ना कंपोनेंट रिजॉल्व करना नहीं आता। मैं 2 मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया एफ। एफ क्या है? एक फोर्स। ये फोर्स ना हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। मतलब कोई आदमी जमीन के साथ थीटा एंगल पर धक्का मार रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब इसके ना 2 कंपोनेंट होंगे। इसका एक हिस्सा चीजों को आगे ले जाने की कोशिश करता है और एक हिस्सा चीजों को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, और ये दोनों हिस्से मिल करके चीज को आगे और ऊपर ले जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा दोनों का काम दिखाता है, आगे ले जाते चीजों को कहां लेकर के जा रहा है? ऊपर तक। तो अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज 11th क्लास की थी। बस यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा, अगर ये एक वेक्टर है और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके साथ ये एंगल बनाएगा ना, उसका जो कंपोनेंट निकलेगा इस वेक्टर का, तो उसे क्या बोलेंगे? एफ कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एफ साइन थीटा। तो ये बात याद रखना, कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, उस एंगल बनाने वाली लाइन के साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस थीटा वाला, यानी कि एफ कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसे आप लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एफ साइन थीटा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, ये पूरे का पूरा एक वेक्टर है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P। अब मैंने इस डाइपोल मोमेंट के ना 2 कंपोनेंट तोड़ दिए, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट टूटेगा उसके साथ जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, और एक टूटेगा उसके परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए अगर ये वाला एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर जो है वो इस तरीके से हमने यू करके तोड़ दिया। इसका मतलब एक वेक्टर ये रहा आप लोगों के पास, एक वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज P cos थीटा। ये आपके पास एक वेक्टर है। आवाज बंद कर लीजिए भाई, किसकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है किसी की? चलिए अब सुनिए, तो मैंने इसका ना एक कंपोनेंट तोड़ दिया इस डायरेक्शन में, दैट इज P cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता और जिसके साथ नहीं बनता, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट इस तरफ तोड़ दिया, दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा। ये मैं आपको बता चुका। अब आपने इस एक कंपोनेंट, एक वेक्टर, एक डाइपोल मोमेंट के बजाय आपके पास कितने डाइपोल मोमेंट आ गए? 2। एक आ गया जिसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज P cos थीटा, और दूसरा ये रहा जो उसके परपेंडिकुलर, दिस इज P sin थीटा। अब आपको ना P पॉइंट पर, इस कैपिटल P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो अब ना हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट P आप देख रहे हैं, अगर मैं इस डाइपोल के हिसाब से देखूं तो इस डाइपोल के लिए जो पॉइंट P है वो इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है। और क्योंकि ये डाइपोल शॉर्ट है तो आपको पता है कि कोई भी डाइपोल एक्सियल लाइन पर r डिस्टेंस पर जो फील्ड बनाता है वो फील्ड का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा,
मैंने लेट कर लिया वाली फील्ड कितनी है E1, और इस E1 का फॉर्मूला था 1/4πε0 दैट इज 2p/r³। लेकिन यहाँ डाइपोल मोमेंट p नहीं है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है r³, यानी कि डिस्टेंस तो अभी भी r है। इसका मतलब ये मेरे पास बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से, इस वाले डाइपोल की वजह से, किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर। आपको ये भी पता है कि अगर आप एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो एक्सियल लाइन पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही बनती है, यानी कि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी। मैंने इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम क्या रख दिया, E1, और ये लिख दिया आपके सामने। इसी तरीके से अब अगर हम और आगे की बात करें तो अब ये भी तो एक डाइपोल है, इसकी वजह से भी तो फील्ड बनेगी। लेकिन अगर इस वाले डाइपोल के हिसाब से देखूं तो ये जो पॉइंट P आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पॉइंट P इस डाइपोल के लिए कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। और अगर कोई भी डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड बनाता है तो वो वाली फील्ड का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा, दैट इज E2 = 1/4πε0। बस इसमें 2 नहीं होता, यहाँ पर आ जाएगा P, और यहाँ का डाइपोल मोमेंट P नहीं है, कितना है, P sin थीटा, और अपॉन में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज r³। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होता है ना, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड उसके उल्टी डायरेक्शन में बनती है। मतलब डाइपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी, और मैंने इस फील्ड इंटेंसिटी का जो नाम रखा है दैट इज E2। ये हमारे पास आ गई। इसका मतलब ना दोनों से बनने वाली फील्ड हमने यहाँ पर निकाल ली। मुझे तो यहाँ पे नेट फील्ड चाहिए, नेट फील्ड चाहिए तो इन दोनों को ना ऐड कर लीजिए, किसकी मदद से, वेक्टर एडिशन की मदद से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना पूरे का पूरा एक पैरेललोग्राम ला करके बना दिया, और ये जो पैरेललोग्राम है आप इसमें देख सकते हैं, अगर एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो तीसरा जो वेक्टर होगा यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहाँ से जाता है इसके डायगोनल के थ्रू। इस तरीके से आप इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, और इस पॉइंट का नाम क्या रख देता हूँ, दैट इज S। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब मुझे ना ये कैलकुलेट करना है कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आखिर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलिए अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी। रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे E कैलकुलेट करना है तो मैं ये जानता हूं कि ये दोनों के दोनों जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो आप लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी हो या रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए E1² प्लस में क्या आ जाता है, दैट इज E2²। बस इन दोनों को ऐड कर दूंगा इसके अंदर रख के, आपको टोटल रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले E1 को रखा। E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/4πε0 दैट इज 2p इंटू में cos ऑफ थीटा, अपॉन में आ गया r³, और इस पूरे के ऊपर आ गया होल स्क्वायर। E1 की जगह E1 रख दिया। अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 आपके पास ये रहा, आप इसे लिखेंगे 1/4πε0 दैट इज p इंटू में साइन ऑफ थीटा अपॉन r³ एज इट इज, और इस पूरे के ऊपर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब आपको बस इसे सिंप्लीफाई करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। P 1/4πε0 r³, P 1/4πε0 r³ दोनों में ही कॉमन है। तो मैंने ये सोचा कि चलो दोनों में जो चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर से P अपॉन, या फिर यूं कहिए कि मैंने इसको यहाँ पर से कॉमन ले लिया, 1/4πε0 P अपॉन में r³, ये पूरा कॉमन ले लिया। लेकिन याद रखना इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, जब मैं कॉमन लूंगा तो स्क्वायर ही कॉमन आ पाएगा। और अगर ये पूरी टर्म कॉमन ले ली, इसमें से P 1/4πε0 r³ कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 cos थीटा। तो मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया, दैट इज 2 cos ऑफ थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरीके से P 1/4πε0 r³ कॉमन आ गया, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, साइन थीटा। तो मैंने इस जगह पर लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप जानते हैं स्क्वायर है और रूट से बाहर आ जाएगा, तो आप इसे लिख पाएंगे 1/4πε0 P अपॉन में r³ एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और यहाँ बचेगा रूट की जगह रूट। आप इसे लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 4 cos² थीटा, प्लस ये बचा sin² थीटा। तो sin² थीटा की जगह मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 - cos² ऑफ थीटा एज इट इज। तो फाइनली मैं इसे लिख पाऊंगा 1/4πε0 दैट इज P अपॉन r³ एज इट इज, रूट की जगह पर रूट,
4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब इस जगह पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो इतनी बनेगी, किसकी वजह से? इस शॉर्ट डाइपोल की वजह से। इट मीन्स कि अगर कोई शॉर्ट डाइपोल आपको दे दिया जाए और आपसे बोले यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको बस डाइपोल मोमेंट पता दिया जाएगा, आप लोगों को डिस्टेंस कितनी दूर निकालना है ये दिया जाएगा और कितने एंगल पर निकालना है, वो पॉइंट कितने एंगल पर है वो दिया जाएगा। आप इन तीनों वैल्यूज को इसमें रख करके ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक बात और आती है कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे इस पॉइंट पर ये भी पता करना है कि फील्ड कितनी बनेगी, वो तो ये फॉर्मूला बता देगा, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर जो फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मतलब अब मेरा काम है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। तो चलिए अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि हमारी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है वो E1 के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना है? अल्फा। और यही अल्फा ना मुझे डायरेक्शन बताएगा किसकी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसके रेस्पेक्ट में? E1 के रेस्पेक्ट। मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो वो समझ लेना कि इसका मतलब EQ लाइन के साथ या E1 वेक्टर के साथ ना ये वाली जो फील्ड है रिजल्टेंट फील्ड कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। और अगर ई के एंगल की अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई इसका मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन के साथ जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब ये अल्फा आपकी मदद करेगा ये बताने में कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आखिर क्या होगी। ठीक है, निकालते हैं सर। अगर आप देखें तो ये ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? RQP। तो मैंने सोचा इसी ट्राइंगल का सहारा लिया जाए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इन राइट ट्राइंगल RQP। और इस ट्राइंगल में से मैंने tan अल्फा निकाल दिया क्योंकि मेरा काम है अल्फा निकालना। अच्छा, अल्फा निकालना है तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप अगर देखें तो ये वाला एंगल ये वाली फील्ड कितनी है? E2। तो इसका मतलब आप इसे चाहे तो ये दोनों ही बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा? दैट इज E2। और अगर मुझे tan अल्फा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है? E2 और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज E1। तो बस अब आपको E2 अपॉन E1 पता ही है तो E2 की वैल्यू ये रही आपके पास, आप इसे लिख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपके पास आता है P इंटू में साइन ऑफ थीटा अपॉन में R का क्यूब एज इट इज। और ऐसे ही E1 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2P इंटू में कॉस ऑफ थीटा अपॉन में R का क्यूब। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दीजिए। P से P कैंसिल हो गया, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया। आपके पास जो टर्म अब बचेगी वो क्या बचा? नीचे बचा 2। इसका मतलब ये आ गया 1/2, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा कॉस थीटा। तो आप इसे लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इज tan ऑफ थीटा। मतलब अगर आपको रिजल्टेंट फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको क्या निकालना होगा? अल्फा। और अल्फा के लिए आपको बस इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? थीटा की वैल्यू। यानी कि जब कभी भी आपको ये सवाल मिलेगा तो आपको डाइपोल मोमेंट देंगे, आपको ये बताएंगे कितनी दूर निकालना है, आपको ये वाला एंगल दिया जाएगा, इन तीनों को उठा करके इसमें रखोगे तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप इसमें रख देंगे तो साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि आखिर हमारी रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है क्या। तो ये था एक मेथड, एक तरीका, एक डेरिवेशन जिसके अंदर हमने ये सीखा कि किसी शॉर्ट डाइपोल से किसी भी जनरल पॉइंट पर, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, फील्ड इंटेंसिटी आखिर कैसे निकाली जाती है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम इस ये जो पूरे का पूरा ये मेथड आप देख रहे हैं, ये जो डेरिवेशन है इसको ना एक बार अप्लाई करके देखते हैं, इससे चेक करके देखते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर फील्ड निकालना सिखाया था और मैंने ये कहा कि हम इस फॉर्मूले से कहीं पर भी फील्ड निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले की मदद से एक्सियल पे भी फील्ड निकाल सकता हूं और इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकता हूं। और अगर ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है तो एक्सियल पर फील्ड निकालने पर उतनी ही फील्ड आएगी जितनी फील्ड हमने कल की क्लास में कैलकुलेट की थी, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालने पर भी उतनी ही फील्ड आएगी जितनी फील्ड हमने कल की क्लास में इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाली थी। तो चलिए हम ना दो इसमें पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करते हैं और वो शायद इसमें जगह कम है, मैं एक केस अभी डिस्कस कर देता हूँ, एक इसके बाद वाले में डिस्कस कर दूंगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ले लिया होगा अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। सर ये नोट्स में लिखा हुआ है सारा? हाँ भाई, नोट्स में जो भी बोर्ड पे लिखूंगा ना सब कुछ नोट्स में है, सब कुछ। और जिस दिन नहीं होगा नोट्स में मैं वो बता दूंगा कि आज की क्लास का कुछ भी नोट्स में नहीं, ठीक है। आज की क्लास का सब कुछ नोट्स में, बट फिर भी स्क्रीनशॉट रहता है तो थोड़ा हेल्प रहती है कि हाँ कैसा पढ़ा था हमने। कोई बात नहीं, सुनिए अब ध्यान से। मैं इसे अब रब कर रहा हूँ और अब ध्यान दीजिएगा इधर कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम दो पर्टिकुलर केसेस डिस्कस कर रहे हैं। क्या है पहला केस कि अगर मान लो आपका पॉइंट पी एक्सियल लाइन पर आ जाए, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं व्हेन पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन। अगर पी जो है वो एक्सियल लाइन पर लाई करे, ध्यान से समझिएगा इस बात। मान लो ये पॉइंट पी अभी यहां पर है, तो इस एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो बनी रहेगी, कोई ना कोई तो एंगल होगा, शायद 45 डिग्री। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लाता, इस जगह ले आता यहाँ पर, तो आप बोलते सर अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं इसी पॉइंट पी को और नीचे ले आऊं तो आप बोलोगे सर अब थीटा की वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर इसे नीचे लाते 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 पूरा का पूरा नीचे ले आऊं और कहां पहुंचा दो, एक्सियल लाइन के ऊपर, तो उस टाइम पर आप बोलोगे सर अगर पॉइंट पी एक्सियल लाइन पे आ गया तो इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि थीटा की वैल्यू खुद ब खुद कितनी हो जाएगी, 6। इट मींस कि अगर मुझे ना फील्ड निकालनी है इस डाइपोल से एक्सियल लाइन के ऊपर, तो मुझे बस इस फॉर्मूले के अंदर में थीटा की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 0। चलिए डाल करके देखते हैं। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज P अपॉन R क्यूब एज इट इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। मगर थीटा की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया और प्लस में आ गया 1। आप इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज P अपॉन R क्यूब एज इट इज। cos 0 कितना होता है 1, 3 into 1 is 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई वो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 2P अपॉन में R का क्यूब। और यही वाला कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, और आज की क्लास में भी सबसे पहले मैंने यही बताया था कि एक्सियल लाइन पर फील्ड इतनी ही बनती है। मतलब ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है और सही रिजल्ट निकाल करके दे रहा है। चलिए अब हम इसकी मदद से एक बार डायरेक्शन भी चेक कर लेते कितनी होगी। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये रहा, देखिए एज जैसा कि हम जानते हैं कि tan अल्फा का फॉर्मूला है हाफ ऑफ दिस इज tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू तो 0 है तो मैंने इसमें 0 रख दिया, हाफ की जगह हाफ, tan 0 कितना है 0, तो इसका मतलब 0/2 इज 0। और अगर tan अल्फा 0 है ना, इट मींस कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड बनेगी एक्सियल लाइन पर उसमें अल्फा 0 है। अब इस 0 अल्फा का मतलब समझिएगा, ध्यान से सुनना इस चीज से। मैंने कहा कि रिजल्टेंट फील्ड जो है ना वो E1 वाली फील्ड, या यूं कहिए इस PQ वाली लाइन, या यूं कहिए इस OP वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। रिजल्टेंट फील्ड OP लाइन या OQ लाइन के साथ एंगल बना रही है अल्फा। अब यही OP लाइन जो है वो कहां पर आ चुकी है, नीचे। इसका मतलब अब जो रिजल्टेंट फील्ड है इसी OP लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। अब कोई भी चीज जो इस OP लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती तो मैं उसे ऐसा दिखाता, 10 डिग्री का एंगल बनाती तो मैं उसे ऐसा दिखाता, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 0 डिग्री का एंगल। इसका मतलब मुझे इसे ऐसे दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी है ना वो इस लाइन के साथ 0 एंगल बना रही है। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और मैंने कहा भी था कि एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन हमारे डाइपोल मोमेंट की होती है। इसका मतलब जो बात ना हमें पहले से पता थी, ये रिजल्ट भी उसी बात को कैलकुलेट करके दे रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। ये पहला वाला केस तो बिल्कुल क्लियर, सही समझ में भी आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले केस, सेकंड पॉइंट की। यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं ये रख करके इस जगह पर कर रहा हूं। देखिए नंबर ए के बाद नंबर बी। अब मैंने यहां पर बोल दिया व्हेन अगर P lies on the equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन। अगर मान लो आपका पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करे, तो देखो अभी आपका पॉइंट P यहां पर है तो इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अगर मैं इसे इक्वेटोरियल लाइन पर लाना चाहता हूं तो मुझे थीटा बढ़ाते 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 यहां तक अगर P पॉइंट को पहुंचाना है तो अपने आप ही थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब ये पॉइंट P जो है वो कहां पहुंच जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऐसा करना है तो ऐसा तभी हो पाएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 है इस फॉर्मूले में रख तो आपको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज P अपॉन r क्यूब, और यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ दैट इज 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और प्लस 1। आप सभी को पता है cos 90 कितना होता है 0, ये खत्म हो गया, और अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। इसका मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई वो कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज P अपॉन r क्यूब। इट मींस दैट कि ये उतनी ही फील्ड बन रही है जितनी फील्ड हमने कल की क्लास में कैलकुलेट की थी, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। तो tan अल्फा की जगह रहने दीजिए tan अल्फा, हाफ की जगह हाफ tan, व्हाट इज योर थीटा, योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप सभी को पता है tan 90 इज इंफिनिटी, तो इसका मतलब ये हो गया इंफिनिटी अपॉन 2 और फिर से आ जाएगा इंफिनिटी। अच्छा, अगर tan अल्फा इंफिनिटी है तो इसका मतलब जरूर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसका जो डायरेक्शन है उसका जो एंगल दिख रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री का मतलब आपको समझना होगा। आपके पास ये जो पॉइंट P वाली लाइन थी यानी कि O से लेकर के P तक की जो लाइन थी आपने इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब अब आपका पॉइंट P यहाँ पर आ गया, तभी तो आपका ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन तक पहुंचेगा। और यही वाला P अगर देखें तो ये यहाँ तक अगर बना दो तो यही चीज आपके लिए क्या बन गई PQ। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ E1 यानी कि पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने कहा रिजल्टेंट फील्ड जो है वो इस PQ लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है अल्फा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 90। मतलब वो चीज जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो इस तरीके से होगी। इसका मतलब ना ये वाली जो E2 फील्ड है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है 90, तभी तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90। अब आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है। यही बात तो आज की स्टार्टिंग वाली क्लास में हमने डिस्कस की थी। शुरुआत में जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने यही तो कहा था कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। और ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला रिजल्ट भी हमें यही बात बता रहा है। इसका मतलब आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। ये बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी और आज की क्लास में ये फॉर्मूला भी हमें यही बात बता रहा है। इसका मतलब हुआ ये कि अगर मैं कल की क्लास वाली दोनों डेरिवेशन के बारे में उन फॉर्मूलों को बोल दूं कि उन्हें मत याद रखो, सिर्फ इनको याद रखो, तो आप इसकी मदद से ना कल की डेरिवेशन भी कर लेंगे, आज के भी हो जाएंगे और बाकी जो मर्जी क्वेश्चन हो वो भी आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल वाले टॉपिक्स को डिस्कस ही नहीं करना, हम यही याद कर लेते इसी से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में जब भी जनरली सवाल आया है तो उन्होंने एक स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन या फिर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। जनरल पॉइंट के ऊपर ऐसा कभी अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन जनरल पॉइंट पर कैसे निकाला जाता है मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये सारी चीजें मैंने नोट्स में मेंशन की है जिसे मैं अभी ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा। आप तब तक ऐसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ओके, अब आप लोगों ने ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। मैं इसे अब रब कर रहा हूं और याद रखिएगा भाई, फिजिक्स तब फिजिक्स बनती है जब आपको चीजें इस तरह समझ में आ जाए कि आप उनका इस्तेमाल कर सके, उन्हें अप्लाई कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हें रट रहे हो, याद कर रहे हो। इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो फिजिक्स का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब हम ना एक छोटा सा सवाल करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो छोटा सा सवाल ऐसा नहीं है, इनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन टॉपिक यही वाला है, इसी के ऊपर बेस्ड है। कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है, सुनिए ध्यान से। ये सवाल मैंने नोट्स में डाला हुआ है, मैं आप लोगों के सामने ये एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखो, आप लोगों को ये याद है कि अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सब कुछ हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बेसिस पर डिराइव की।
याद है ना, कूलम्स लॉ से हमने ये पता किया कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, और इसी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया। इसका मतलब कूलम्स का फॉर्मूला अगर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है और इसी फोर्स से आपने ये वाली फील्ड निकाली है, तो ये वाली फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज q अपॉन में r स्क्वायर, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, ये और दूसरे चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं ना, उस एग्जांपल पे हम कुछ अलग करने वाले हैं। मैं इस टाइम पर आप लोगों के सामने एक ऐसी बॉडी लेने वाला हूं जो कि पॉइंट चार्ज नहीं है, और पॉइंट चार्ज नहीं है, और अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा उस बॉडी में जो खुद पॉइंट चार्ज नहीं है। अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने कहा कि पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लगेगा, और अब आप कह रहे हो बॉडी जो मैं देने वाला हूँ वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसी बॉडी में कैसे अप्लाई हो सकता है जो कि पॉइंट चार्ज नहीं। तो मैं अब आपको सिखाता हूँ कि कैसे किसी बड़ी बॉडी के केस में हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उससे बनने वाली फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुनिए ध्यान से। आज का जो सवाल है वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक सर्कुलर रिंग है, उसे लूप भी कहा जाता है। हम उसे चाहे तो रिंग भी बोल सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लूप। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। मान लीजिए आप लोगों के पास एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप से आप लोगों को फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप सीधे तरीके से चाहे तो यहाँ हेडिंग भी लिख सकते हैं, वैसे ये न्यूमेरिकल है, मैंने लिखवाया हुआ इसको, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। रिंग या फिर लूप, सबका मतलब बिल्कुल सेम है। ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अच्छा दिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन आवाज तो सुन ली ना सभी ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग बोलिए, या फिर आप इसे लूप भी कह सकते हैं। अब सुनिए जरा कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप लोगों के पास ये रही एक रिंग। कैसे रिंग? यूनिफॉर्मली चार्ज। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या, ये यूनिफॉर्मली शब्द क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोल देते ना चार्ज रिंग है हमारे पास, नहीं भाई। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है इक्वली, बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक रिंग है और वो चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रिंग के ऊपर चार्ज तो है, लेकिन वो चार्ज हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो कहीं पर कम हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा इस रिंग के हर हिस्से पर जो चार्ज फैला हुआ है वो बिल्कुल बराबर बराबर है। कहीं ऐसा नहीं कि किसी जगह चार्ज ज्यादा है और किसी जगह पर चार्ज कैसा कम, हर जगह पर चार्ज जो है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मीनिंग होता है यूनिफॉर्मली चार्ज होने का। ये यूनिफॉर्मली चार्ज वाला शब्द ना आप लोगों को आगे आने वाले टॉपिक्स में कई बार सुनने को मिलेगा और धीरे धीरे आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए ये आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सर्कुलर रिंग। इस रिंग का अपना खुद का कुछ रेडियस भी रहा होगा। सपोज कर लेते हैं इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज ए। मान लीजिए हमारी इस रिंग का जो सेंटर है वो सेंटर कितना है ओ, और इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज ये रिंग है हमारे पास, ये रही पॉजिटिवली चार्ज रिंग। और मुझसे ये कहा गया कि इस रिंग से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज पी, ये पी पॉइंट है, और आपको इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना दे रखा है एक्स, और आपका काम है इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आपको ये बताना होगा कि बताइए पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। अब यार मैं फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर, मगर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो तब लगेगा जब आपका चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज, और ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है। मान लीजिए पूरी की पूरी रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर फील्ड निकालना, तो अब मैं कैसे इसका इस्तेमाल करूंगा, इसको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपकी जो रिंग है ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बनी, बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट से मिलकर के बनी।
सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, और मान लीजिए यहाँ पर जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट मैंने लिया, एक छोटा सा टुकड़ा, उसका चार्ज मान लेते हैं कितना है, dq, और ऐसा ही सेम चार्ज इस पॉइंट बी पे ले लिया, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आइडेंटिकल एलिमेंट ले लिया, उसके ऊपर भी चार्ज कितना मान लेते हैं, dq। आपको पता है ना, हम लोग कई बार ऐसे 11th क्लास के फिजिक्स पढ़ते वक्त देखते थे कि मान लीजिए कि छोटा सा स्मॉल अमाउंट वर्क डन करने में, स्मॉल अमाउंट के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ा, तो टोटल के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने मान लिया कि ये पूरी की पूरी रिंग बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर के बनी है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया ए पर, और दूसरा छोटा सा एलिमेंट ले लिया बी पर। ये दोनों के दोनों एलिमेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ये डायमीटर की एक तरफ है और ये डायमीटर के दूसरी तरफ है, तो आप इन एलिमेंट्स को कह सकते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट। तो आप चाहो तो ये भी बोल सकते हैं, वी टेक टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्ज एलिमेंट्स एट ए एंड एट बी। ठीक है, अब तो ये पूरा चार्ज नहीं है, तो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से अब तो फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने क्या किया कि ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी वजह से पी पॉइंट पर फील्ड बनेगी। तो पी पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी, क्योंकि ये चार्ज स्मॉल चार्ज है dq, तो जाहिर सी बात है इससे भी जो फील्ड बनेगी वो भी स्मॉल बनेगी। मान लीजिए वो फील्ड कितनी बनेगी, de। और अगर मुझे इससे फील्ड निकालनी है, तो मैंने सोचा इससे बनने वाली जो फील्ड अगर मैं निकालूंगा, तो de इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज था दैट इज dq, और अपॉन में डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने एक काम किया, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, मतलब मुझे डिस्टेंस भी पता चल गया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या डाल दिया, होल स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, दैट इज dq, अपॉन में स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट। अब इसकी वजह से यहाँ पर de फील्ड बन गई। ठीक वैसा ही चार्ज यहाँ पर भी है, इसका मतलब इससे भी यहाँ पर फील्ड बनेगी। अब आप खुद ही सोचिए, ये डिस्टेंस अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी a है, ये भी x है, और ये एंगल भी राइट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम। अच्छा, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, पॉइंट भी सेम, तो जाहिर सी बात है फील्ड भी सेम ही बनेगी। मैं दोबारा से ये वाली फील्ड कैलकुलेट नहीं कर रहा, दोनों से उतनी फील्ड बनेगी, दोनों ही de फील्ड बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस एक एलिमेंट से इतनी फील्ड बन गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नेट फील्ड निकालते हैं। कैसे, देखिए मैंने इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लिया इस डायरेक्शन। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूं, तो ये बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। आप जानते हैं ये वाला जो ट्राइंगल है और ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सेम ट्राइंगल है, इनका साइज भी सेम है। मतलब अगर ऊपर वाला ट्राइंगल का एंगल थीटा है, तो इसका भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके अपोजिट भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। मैंने क्या किया, इस de के दो कंपोनेंट तोड़ दिए। जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है उसके लिए जो कंपोनेंट बनता है दैट इज de cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बन रहा उसके साथ जो कंपोनेंट होता है दैट इज de sin थीटा। सेम यही चीज इसके साथ भी होगी, de का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटेगा, जिसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज de cos ऑफ थीटा, और जिसके साथ नहीं बन रहा नीचे की तरफ दैट इज de इनटू में दैट इज sin ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट टूट गया। अब ये ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है, और आपस में क्या हो गए, कैंसिल। मतलब इन दोनों की वजह से जो नेट फील्ड इंटेंसिटी बनी वो P से कहां की तरफ बनी, अगर मैं इस पॉइंट का नाम x रख दूं तो बोल सकते हैं अलोंग px, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, इस तरफ है। अब खुद सोचिए, अभी मैंने सिर्फ दो ही एलिमेंट लिए, तो इस डायरेक्शन में दो दो de cos थीटा आ गए। क्या ऐसे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, जी नहीं, कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सभी एलिमेंट के de cos थीटा वाले कंपोनेंट निकाल करके उनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का de sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और बस आप इतने सारे de cos थीटा को जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इन चीजों को जोड़ना इतना आसान नहीं है। ऐसी चीजों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो सिंपल सी बात है, अब मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ क्या निकालना, रिजल्टेंट फील्ड निकालना, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P, तो उसके लिए मैंने रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, इस de cos थीटा का, यानी कि जितने भी de cos थीटा बनेंगे सारे एलिमेंट से उन सबको जोड़ दूंगा, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी।
तो अब मैंने इनको जोड़ना शुरू किया, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ लिखा इंटीग्रेशन में डीई की जगह डीई की वैल्यू रख दी मैंने। डीई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0। ऊपर आपके पास क्या बचा डी क्यू एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पर आपके पास cos थीटा था तो मैंने cos थीटा की जगह पर रहने दिया cos थीटा। देख लीजिए cos थीटा इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन और डीई जगह पर डीई की वैल्यू डाल दी। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे डीक्यू दिख रहा है ना, डीक्यू क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। आप अगर स्मॉल अमाउंट ये वाला चार्ज फिर अगला चार्ज फिर अगला चार्ज फिर अगला चार्ज फिर अगला चार्ज सारे चार्जेस को जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे तो जुड़ते जुड़ते सारा चार्ज जब जुड़ जाएगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा क्यू। इसका मतलब आपकी जो लिमिट होगी वो शुरुआत करनी है आपको जीरो से और जोड़ते जोड़ते सारे चार्जेस को जोड़ दोगे तो जीरो से लेकर के क्यू चार्ज तक आपको सारे एलिमेंट्स के चार्जेस को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नेट फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब बस अब आप लोगों में फिजिक्स वाला पार्ट खत्म, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स कैसे होगी सॉल्व। इंटीग्रेशन में आप लोग जानते हैं जो भी चीजें कांस्टेंट होती है वो सब कहाँ आ जाती है बाहर। देखिए क्या क्या कांस्टेंट है 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आप कोई भी एलिमेंट लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब ये जो आपका ए स्क्वायर, वैसे भी देखो ए रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर भी जो होगा वो कैसा होगा बिल्कुल कांस्टेंट होगा। इसके अलावा ये एंगल नहीं बदल रहा है, ये एंगल भी कांस्टेंट है। इट मींस दैट कि क्या कांस्टेंट रहेगा cos थीटा। बस एक चीज ही है जो कांस्टेंट नहीं है दैट इज डी क्यू। और वो क्यों नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि जब आप डी क्यू सारे डी क्यू जोड़ोगे ना तो वो जुड़ते जाएंगे और वो बड़े होते चले जाएंगे। इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट नहीं है, जुड़ता जा रहा है, इसका मतलब ये बढ़ेगा। इट मींस दैट कि डी क्यू को छोड़ के बाकी सब कुछ कहाँ जाएगा बाहर। अगले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया 1/4πε0 एज इट इज रखा। यहाँ पर है 1 में दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। और ये जो cos थीटा है ना, आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में से cos थीटा ढूंढिए जरा कितना होता है। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो आप इसकी जगह पर लिखेंगे x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आपके पास ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। और आप लोगों ने 11th क्लास में ये चीज सीखी हुई है, सबको पता होगी dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, dt का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो आप क्या लिखते हैं t, तो ऐसे ही dq का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा दैट इज q। और जो लिमिट्स है वो लिमिट्स आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी फ्रॉम 0 टू q। और अब आपको बस इसे सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट आपके सामने। तो 1/4πε0 एज इट इज, आप इसको रहने दीजिए x अपॉन में इसके ऊपर देखिए रूट का मतलब पावर कितनी है हाफ पावर इसकी और 1 पावर इसकी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। और इसके अंदर आप पहले लिखेंगे अपर लिमिट फिर माइनस में क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, तो दिस इज q माइनस 0। और फाइनली जो आपके पास आपका रिजल्ट आएगा दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4πε0, ये रहा q इंटू एक्स, तो दिस इज qx। और अपॉन में आप इसे लिख सकेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 3/2। इसका मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। दिख रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। तो इतनी फील्ड इंटेंसिटी बनती है। मैं इस फील्ड इंटेंसिटी को एक बार यहां लिख देता हूं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट इज qx अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू द पावर 3/2। तो ये मेरे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो आप बोलेंगे यार इसकी डायरेक्शन जो है ना ये क्या है, ये रेडियस है और ये क्या है एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर मान लो मेरा हाथ ना रिंग की तरह काम करता है तो ये जो लाइन है ना आप लोगों की जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रिंग। मतलब रिंग ऐसे है और ये क्या है एक्सिस। इट मींस दैट कि ये लाइन अगर एक्सिस है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो अलोंग द क्या बन रही है एक्सिस बन रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट क्या है x, तो आप इसकी डायरेक्शन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अलोंग px या यूं बोल दीजिए अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। अच्छा ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव था इसलिए फील्ड ना यहाँ से दूर बन रही है क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलती है। और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो ये फील्ड दूर ना बनने के बजाय कहाँ की तरफ बनती टुवर्ड्स द रिंग, लेकिन रहती किसके अलोंग फिर से अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रिंग और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द रिंग। तो ये मैंने यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करते है कि रिंग पे चार्ज कितना है। अगर रिंग पे चार्ज ज्यादा तो फील्ड ज्यादा,
चार्ज कम तो फील्ड कम। तो आप लोगों को अब समझ में आया कि हमारे पास जो फॉर्मूला है फील्ड निकालने का वो है तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल, लेकिन हम बड़े चार्जेस को इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट करके उनसे फील्ड निकाल के उनका इंटीग्रेशन करके बड़े चार्जेस से बनने वाली फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जिसकी मदद से हमने एक ऐसे चार्ज बॉडी से फील्ड निकाल दी जो एक्चुअल में पॉइंट चार्ज नहीं थी। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन अब हम ना जरा इससे कुछ जरूरी बातें देखते हैं कि ये हमें और क्या क्या बातें बता सकता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसे चाहें तो स्पेशल केस बोल सकते हैं। केस नंबर 1, अगर मैं आपसे बोलूं व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, अगर ये सेंटर के ऊपर लाई करता है, यानी कि अगर मैं पॉइंट P को सेंटर पर ले आऊं तो सोचिए, अगर पॉइंट P को यहीं रखूं तो कितना डिस्टेंस है x, अगर मैं पॉइंट P को थोड़ा पास ले आऊं, यहां ले आऊं, तो अब डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसे और पास लाऊं तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा, और पास लाऊं तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा, और बिल्कुल सेंटर पे ले आऊं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट P जो है वो सेंटर पर आ गया, इट मींस दैट कि O से P तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस x था, तो वो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तब जब आपका पॉइंट B जो है वो कहां पर आ जाएगा, सेंटर पर, यानी कि रिंग के सबसे ज्यादा नजदीक। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0। आपको अगर यहाँ फील्ड निकालनी है तो आप एक काम कीजिए, फील्ड का फॉर्मूला ऊपर आप लोगों के सामने ये रहा, आप रख दीजिए इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज q इनटू x की वैल्यू कितनी है, 0, और अपॉन में आ गया a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। समथिंग इनटू 0 इज ऑलवेज 0। इसका मतलब यहां से पता चला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज ऑलवेज 0। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। यानी कि अगर आपसे टीचर ये बोले कि मेरे पास एक रिंग है और वो रिंग ना यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उस रिंग के सेंटर पर अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को रख दूं तो मुझे बता सकते हो कि वहां पर कितना फोर्स लगेगा। आप बोलोगे जी फोर्स नहीं लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, 0, क्योंकि जहां पर फील्ड ही नहीं है तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में E, Q की जगह Q, और जहां फील्ड 0 है वहां पर फोर्स भी कितना लगेगा, 0। इसका मतलब है रिंग के सेंटर पर चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, कोई भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 0। अब एक सवाल आता है फिजिकली कि बात तो क्लियर है कि हाँ 0 होती है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ कि आखिर क्यों होती है 0, ऐसा क्या होता है, ये तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि आखिर क्यों फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 होती है। मान लीजिए ये रही आपके पास आपकी सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग का क्या है, सेंटर है, हमें पता है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, तो मान लीजिए ये रहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस जो चारों तरफ फैले हुए हैं। आपने यहाँ पर ना कोई एक चार्ज ला करके रख दिया, अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो इस चार्ज को आप पॉजिटिव मान के चलते हो तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फोर्स लगा करके अपने से दूर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसको फोर्स लगा करके अपने से कहां रिपेल करेगा, दूसरी तरफ। तो ये इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये इस तरफ रिपेल कर रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। और अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ खींचता, ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ खींचता, फिर भी कैंसिल हो जाते। ऐसे ही ऊपर वाला इसे नीचे रिपेल करेगा, नीचे वाला इसे ऊपर रिपेल करेगा, दोनों कैंसिल। ये वाला चार्ज जो है वो इसे नीचे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसे इस तरफ रिपेल करेगा, दोनों कैंसिल। और इसी तरीके से ये भी रिपेल करेंगे तो ये भी कैंसिल। मतलब हर तरफ से या तो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या सेम फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो सेंटर पर जो नेट फील्ड होगी, नेट फोर्स जो लगेगा वो हमेशा कितना लगेगा, 0। ऐसा तब होगा जब आपकी रिंग ना यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए। मान लो यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा बहुत ज्यादा चार्ज है और यहां से यहां तक चार्जेस बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो आप बोलोगे सर यहाँ का चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा चार्ज तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और कम चार्ज कम फोर्स लगाएगा। तो उस केस में सेंटर पर नेट फील्ड या नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर आपकी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है। इसके अलावा मान लो आपकी रिंग कंप्लीट ना हो तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। अगर रिंग कंप्लीट नहीं होगी तो भाई ऊपर वाले चार्जेस तो अपना फोर्स लगाएंगे, लेकिन नीचे तो कोई है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए। इसका मतलब अगर रिंग आधी कर दूं या बदल दूं, मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा आधी रिंग के बारे में, तो उस केस में सेंटर पर नेट फील्ड 0 नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ बनेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन होगा।
किस तरीके से, जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगी ये चीजें। मगर इस बात का ख्याल रखना, सेंटर पर हमेशा जो नेट फील्ड बनती है वो 0 बनती है अगर आपकी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट। क्या है वो जरूरी पॉइंट, इस पे जरा गौर कीजिएगा। वो जरूरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि अगर मान लो आपका ये पॉइंट सी रिंग से बहुत ज्यादा दूर सिचुएटेड हो, यानी कि अगर मैं इसे लिख दूं व्हेन P lies very far away, भाई किसी का माइक ओपन है बंद कर लीजिए, वेरी फार अवे फ्रॉम द रिंग या फिर लूप। मैंने कहा अगर पॉइंट P जो है वो रिंग से या लूप से यहां से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो अगर रिंग बहुत ज्यादा दूरी पर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि आपका ये जो x है P जितना दूर जाएगा x उतना बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू a, साइज ऑफ द रिंग से। इसका मतलब x अगर बहुत बड़ा है a से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ना a के स्क्वायर को क्या कर सकते हो, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में। आप इसी फॉर्मूले को देख लीजिए ध्यान से। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ नजर आएगा ना आप लोगों को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ चीज, देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं और इस एक्सप्रेशन के अंदर से a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं एज कंपेयर टू x, तो आप इसे लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ऊपर है qx अपॉन, आपने a को अगर हटा दिया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, तो ये रहा x स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट मींस qx अपॉन में x का क्यूब, एक से एक x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज q अपॉन x का स्क्वायर। इसका मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। और अगर आप इस पे ध्यान दें और ढंग से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बन रही है ये बिल्कुल किसके जैसी बन रही है, एकदम सेम ऐसी बन रही है जैसी फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉइंट P रिंग से बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो आप इस a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और तब के केस में जब आप कैलकुलेशन करके फील्ड निकालते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई है वो कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x का स्क्वायर। और इतनी फील्ड तो बिल्कुल सेम टू सेम कौन से चार्जेस बनाते हैं, पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन में आपकी रिंग ना वैसी ही फील्ड बना रही है जैसे एक पॉइंट चार्ज बनाता। इट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारी रिंग जो है ना वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी तब जब आप लोग ना इस रिंग से ऐसी जगह पे फील्ड निकाल रहे हैं जो रिंग से बहुत ज्यादा दूरी पर हो, या जिसका डिस्टेंस रिंग से बहुत ही ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो, काफी बड़ा डिस्टेंस हो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द रिंग। तो उस केस में आपकी जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब क्या है, समझिएगा इस चीज को। इसका मतलब ये भाई कि अगर ये मार्कर मेरे पास है और मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यार इसका साइज ना इतना बड़ा है। अब अगर इस मार्कर को मैं थोड़ा दूर ले जाऊं ना तो मुझे ये जरा सा छोटा लग रहा है, इतना कम छोटा लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन शायद इसी मार्कर को मैं बहुत दूर से खड़ा होकर देखूं ना तो मुझे ये मार्कर इतना छोटा नजर आएगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि किसी बंदे ने अपने हाथ में कुछ ले रखा है या नहीं। बिल्कुल सेम ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है कि रिंग ये रही, आपको पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। अगर आप रिंग के बहुत पास खड़े हो तो आपको पूरी रिंग नजर आएगी, आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बड़ा चार्ज है, इतना बड़ा चार्ज तो पॉइंट चार्ज हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप इसी रिंग से बहुत दूर चले जाओ और पी पॉइंट बहुत दूर है और वहां पर से खड़े होकर आप रिंग को देखो तो रिंग आपको बहुत छोटा नजर आएगा। और अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में कोई भी बॉडी बहुत छोटे साइज की नजर आए तो हम उस चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब इस केस में बहुत दूर से देखने पर ना हमें यही वाली चार्ज रिंग जो है वो किसकी तरह नजर आएगी, बहुत छोटे साइज ऑब्जेक्ट की तरह। और छोटे साइज वाले ऑब्जेक्ट को या चार्ज बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इसीलिए जब पॉइंट से बहुत दूर जा रहा है ना तो इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो एग्जाम में एक सवाल ये भी आया था कि शो कीजिए कि एक चार्ज रिंग जब बहुत दूर से ऑब्जर्व की जाती है या चार्ज रिंग से बहुत दूर फील्ड बनाई जाती है तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे मानो वो एक पॉइंट चार्ज हो। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना ये करना शुरू किया कि यार अब रिंग के लिए ना फील्ड का एक फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं और अगर हमें ना इसी रिंग से
फील्ड निकाल रही हो बहुत दूरी पर, तो ये फॉर्मूला याद करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। हमें पता है कि आप किसी बड़ी बॉडी से बहुत दूर खड़े होकर फील्ड निकाल रहे हो तो वो बॉडी आपको पॉइंट जैसी दिखेगी। अब आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सीधा फॉर्मूला उठाना किस चीज का, पॉइंट चार्ज का, क्योंकि इस केस में आपकी बॉडी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो पता है क्या, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि अगर आप बहुत दूर वाले चार्ज, बहुत दूर वाले पॉइंट पे फील्ड निकालते हो, तो ऐसा मान लो कि पूरी की पूरी रिंग का चार्ज ना मान लो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर। कह रहे ऐसा सपोज कर लो कि अगर आपको पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है और वो रिंग से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो आप ये मान लो कि पूरी की पूरी रिंग का चार्ज हम लोगों ने कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, सेंटर पर। अब ये पूरा चार्ज आप अगर सेंटर पे लाके रखा हुआ मान लेते हो, तो बस अब सेंटर पे छोटी सी जगह पे एक चार्ज रखा है Q, और Q चार्ज से आपको एक डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है, तो फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, आप इसे अप्लाई कीजिए और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसी और भी चीजें हैं जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें थी, पहला सेंटर पर फील्ड जो बनती है वो 0 बनती है, दूसरा अगर इससे बहुत दूर फील्ड निकालोगे तो वो उतनी बनेंगे जितनी फील्ड किसकी वजह से बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ एक सवाल था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अभी आज के लिए फिर मैं इतनी ही आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और भाई थोड़ा ना घर से पढ़ के आना, और ना मैं 1 या 2 दिन में ना 11th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को भी क्लासेस लेनी हो 11th की, वो भाई मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं अगली क्लास तक टाइमिंग बता दूंगा और ग्रुप में भी बता दूंगा। जिन्हें क्लास 11th की लेनी है उन्हें मुझे बोल देना, कॉल कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, उनका मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मुझसे कांटेक्ट कर लेना किसी को भी 11th की फिजिक्स